गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया? क्या बोले? एकदम बढ़िया, यही चाहिए। और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, आज हमें पढ़ना है बेटा जी न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और माइक्रोबॉडी। इससे पहले तक का हम पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पढ़ चुके हैं? सेंट्रोसोम तक। जितना पढ़ा उसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताओ। है? आगे पूछोगे? ठीक है, पूछ लेना। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। ठीक है। अब न्यूक्लियस में जो मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या मटेरियल्स होते हैं? न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। और डीएनए पे क्या होता है? जीन। और अपना डीएनए कैसा है? एसिडिक नेचर का है। आरएनए भी होता है क्रोमेटिन मटेरियल में, वो भी कैसा है? एसिडिक नेचर का है। तो उसको अगर हमें स्टेन करना है, न्यूक्लियर मटेरियल को हमें अगर स्टेन करना है, तो कौन सी डाई यूज करेंगे? बेसिक डाई यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मटेरियल किसका बना है? एसिडिक मटेरियल है। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? वकार बेटा सही से बैठो। क्या यूज करेंगे हम? बेसिक डाई यूज करेंगे। किसके लिए? न्यूक्लियर मटेरियल्स को स्टेन करने के लिए। और न्यूक्लियर मटेरियल में मेनली कौन है? क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ क्रोमेटिन फाइबर है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में सबसे बाहर की तरफ क्या होती है? न्यूक्लियर एनवेलप होता है। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल देंगे। उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है। और क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, या फिर मैं बोलूँ क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स किससे बने हैं? डीएनए से, आरएनए से, प्रोटीन से। और प्रोटीन कौन सी? हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। पता है इतना? ये सब चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। डिस्कवरी इन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। बाई रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। और न्यूक्लियर मटेरियल को स्टेन किन्होंने किया था? फ्लेमिंग ने। उन्होंने किया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो मैं बोलूँ अगली बात, फ्लेमिंग ने क्या किया था? स्टेन न्यूक्लियर मटेरियल। किससे? विद द हेल्प ऑफ बेसिक डाई। द हेल्प ऑफ बेसिक डाई। बेसिक डाई से इसको क्या किया गया था? स्टेन किया जाता। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर में होता क्या क्या है। मटेरियल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस किस चीज़ों से मिलके बना है? तो सबसे बाहर मैं बात करूं, क्या होगी? न्यूक्लियर एनवेलप। सबसे बाहर मैं लिख दूंगी न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरी बात इसमें क्या होता है बेटा जी? न्यूक्लियोलस।
क्या होगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अलावा क्या होगा? क्रोमेटिन मटेरियल्स बोल देती हूँ। क्रोमेटिन मटेरियल्स के अलावा भी कुछ होता है क्या? होता है। क्रोमेटिन मटेरियल्स में सब आ जाएगा। क्रोमोसोम किससे बना है? पढ़ा है ना तुमने, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए क्या हो जाता है? रैप हो जाता है, तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। याद आया कुछ? और वो न्यूक्लियोसोम, बहुत सारी न्यूक्लियोसोम आपस में किससे जुड़ी रहती है? लिंकर डीएनए से। किससे जुड़ी रहती है? लिंकर डीएनए से। तो जो एक स्ट्रक्चर बनती है वो कैसे दिखता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग दिखता है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर। वो कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमेटिड बनाएगा। ठीक, क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा। क्रोमेटिन फाइबर और ज्यादा कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड कंडेंस होके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। अगर तुम्हें न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो तुम कौन सी स्टेज में करोगे? बताओ। अगर तुम्हें न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो कौन सी स्टेज में करोगे? सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में करोगे? मेटाफेज में। मेटाफेज में तो क्रोमोसोम की स्टडी, मेटाफेज में तो क्रोमोसोम गायब हो जाता है बेटा जी। प्रोफेज में। इंटरफेज में। कहाँ पे करेंगे? इंटरफेज में। क्योंकि इंटरफेज में ही क्या रहता है? क्रोमेटिन मटेरियल क्या रहता है? एकदम से धागे जैसी फेज में रहता है। और वहाँ पे न्यूक्लियस में अभी कोई डिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। इंटरफेज में क्या हो रहा है? अभी सेल ग्रो कर रही है और सारे के सारे जो भी रिक्वायर है मटेरियल डिवीजन के लिए वो बन रहे हैं। ठीक है, अभी उसमें न्यूक्लियस क्या है? एकदम से स्टडी के लिए अच्छा है ना? क्योंकि अभी उसमें कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ है। न्यूक्लियस में कुछ डिवाइड नहीं हुआ है। नहीं होता ना न्यूक्लियस में कुछ डिवाइड। इंटरफेज में कुछ डिवाइड नहीं होता, बस डबल हो जाता है। क्या? तो इंटरफेज का ही पार्ट है बेटा एस फेज। क्या डबल हो जाता है न्यूक्लियस में? डीएनए। क्या डबल हो जाता है? डीएनए। और अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का अमाउंट भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है? नहीं बढ़ता। क्या बढ़ता है? अमाउंट बढ़ता है। ठीक है। तो अगर हमें न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो हम कौन सी फेज में करेंगे? इंटरफेज में करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया? लिख लिया है? चलें आगे। तो बेस्ट फेज फॉर स्टडी ऑफ न्यूक्लियस होती है फॉर स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। कौन है? इंटरफेज। और इंटरफेज क्यों है? क्योंकि इसमें क्या नहीं हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, वेल डेवलप है। ठीक है। प्रोफेज में क्या हो जाता है? एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है। मेटाफेज में तो कुछ भी नहीं रहता, बस क्रोमोसोम क्रोमोसोम रहते हैं। एनाफेज में भी ऐसा कुछ नहीं होता। टीलोफेज में वापस से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। टीलोफेज के बाद में तो कौन आ जाएगी? इंटरफेज आ जाएगी, है ना? तो बेस्ट फेज कौन सी है? इंटरफेज है। अब देखो, कुछ सेल ऐसी होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एक होता है। ज्यादातर सेल में न्यूक्लियस क्या होता है? एक होता है। कुछ सेल ऐसी होती है जिसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? दो होते हैं। कुछ ऐसी होती है जिसमें क्या होते हैं? दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होती है। और कुछ ऐसी भी होती है क्या जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता? होती है। कौन होती है? आरबीसी नहीं, मेच्योर आरबीसी। मेच्योर आरबीसी और सीव ट्यूब एलिमेंट्स, वो भी कौन से? मेच्योर। तो भाई आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? मेच्योर आरबीसी में क्योंकि उसमें क्या है? हीमोग्लोबिन चाहिए होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। और सीव ट्यूब एलिमेंट्स में
ट्यूब एलिमेंट वाटर का ट्रांसपोर्ट कब से करने लग गए? जाइलम क्या करेगा फिर? ट्यूब एलिमेंट जाइलम का पार्ट है कि फ्लोएम का? फ्लोएम का पार्ट है, चलो। और तो फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना, तो सीव ट्यूब एलिमेंट भी क्या करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर उसमें ज्यादा वैक्यूल बड़ा होगा तो क्या होगा? फूड ज्यादा इकट्ठा होगा। ठीक है, तो वैक्यूलाइजेशन, वैक्यूल को बढ़ाने के लिए उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया? लॉस हो गया, ताकि ज्यादा बड़ा वैक्यूल उसमें आ सके और ज्यादा अमाउंट में क्या हो सके? फूड स्टोर हो सके। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ सेल में न्यूक्लियस कितना होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो मोस्ट ऑफ सेल में क्या होता है? 1 न्यूक्लियस पर सेल। मोस्ट ऑफ सेल में क्या कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। पहला पॉइंट मैं लिख दूं, मोस्ट ऑफ सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब जिनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस होते हैं? पैरामीशियम में कितने होते हैं? 2। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस। फाइकोमाइसिटीज में कितने न्यूक्लियस होते हैं? नंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होती है ना, सिनसाइटियम नहीं बोलते, सिनोसिटिक बोलते हैं। चलो अब याद दिलवा दिया तो मेरे को बताओ, सिनसाइटियम और सिनोसिटिक में क्या डिफरेंस होता है? सिनसिटियम, देखो रुको एक मिनट, एक तो ये है सिनसीटियम, सिनसीटियम, और दूसरा कौन सा है? सिनोसिटिक। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, दोनों में ही प्रोसेस बनने का डिफरेंस होता है। हाँ, क्या डिफरेंस होता है? सिनसीटियम किस में पाया जाता है? कोकोनट में। और सिनोसिटिक फंजाई में पाया जाता है। अच्छा, और बताओ। इसमें न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, ऊपर वाले में फ्यूज हो जाएंगे, और इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे फ्यूज हो जाएंगे तो एक न्यूक्लियस बन जाएगा ना बेटा जी। बहुत सारे न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो एक के पास एन 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 है, तो वो तो पॉलीप्लॉइडी आ जाएगी ऐसे तो। सिनोसिटिक, जोर से बोलो, किसी को पता है? ये तो पढ़ा होगा ना तुमने कि सिनसीटियम हम जूलॉजी में यूज करते हैं, सिनोसिटिक हम बॉटनी में यूज करते हैं। ये तो सबने पढ़ा होगा। लेकिन मेन रीजन क्या है? सिनसीटियम जो कंडीशन होती है ना, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सिनसीटियम कैसे बनती है? कैरियोकाइनेसिस से बनती है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस जानते हो, एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दो, दो से तीन, चार से आठ ऐसे बनते गए। लेकिन सिनोसिटिक कंडीशन जो होती है ना, वो दो सेल के फ्यूज होने की वजह से बनती है। देखो, जैसे हमने बात की बेसिडियोमाइसिटीज की, बेसिडियोमाइसिटीज में एक सेल है, उसमें क्या है? बहुत सारे सेप्टा हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? अलग अलग है। लेकिन वो सेप्टा हम हटा दें तो वो अलग अलग सेल क्या हो गई? फ्यूज हो गई। और एक सेल में क्या हो गए? दोनों सेल के क्या आ गए? न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, एक से ज्यादा सेल फ्यूज होके जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है वो क्या होती है? सिनोसिटिक कंडीशन होती है। और कैरियोकाइनेसिस से जो कंडीशन बनती है वो सिनसिटियम कंडीशन होती है। अब समझ आया? इन्होंने इसने थोड़ा सही बताया, फ्यूजन वाला बताया, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन बता दिया। न्यूक्लियस के फ्यूजन से नहीं बनती, किसके फ्यूजन से बनती है? सेल के फ्यूजन से बनती है। क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है। पैरामीशियम में कितने न्यूक्लियस है? 2। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किस में पाई जाती है? मसल्स में भी पाई जाती है। कैसे बनती है मसल्स? स्ट्रेटेड, दो दो तीन मसल होते हैं ना तुम्हारे, स्ट्रेटेड मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स। कौन सी में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है? स्ट्रेटेड वाले में तो शायद वो पाए जाते हैं स्केलेटन मसल। और वो जो दूसरी होती है वो कैसी होती है?
स्मूथ मसल में यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है और स्टेटेड मसल में क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो जो स्मूथ मसल है वो क्या है, एक सेल से बनी है ना, लेकिन वो कैसे बनी है, एक से ज्यादा के फ्यूजन से, तो वहां पे कौन सा होगा, सिनोसिटिक होगा। और स्मूथ मसल में क्या होगा, सिनसिटियम होगा। समझ आ गई बात। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किस में होती है, मसल सेल में हो सकती है, मसल सेल में। इसके अलावा फंजाई में भी होती है, कुछ एक फंजाई में। इसके अलावा किस में देखने को मिलती है, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में मल्टी न्यूक्लियसेस होते हैं, लेकिन वो किसका एग्जाम्पल है, एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है। एन्यूक्लिएटेड कंडीशन, एन्यूक्लिएटेड, एन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा जी, मेच्योर आरबीसी एंड मेच्योर ट्यू ट्यूब एलिमेंट्स। मेच्योर आरबीसी और मेच्योर एलिमेंट्स। ये मसल्स में तुम्हारा जूलॉजी और बॉटनी वाला कंसेप्ट फेल हो गया ना, कि जूलॉजी में ये बोलते हैं, बॉटनी में ये बोलते हैं। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, पार्थेनोकार्पी क्या होती है, मुझे बताओ, डेफिनेशन बताओ। बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनता है, फ्रूट बनता है। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है तो पार्थेनोकार्पी। ठीक है। और बिना फर्टिलाइजेशन के एग से क्या बन रहा है, मेल बन रहा है, वो पार्थेनोजेनेसिस। अलग हो गया ना, डेफिनेशन ही अलग हो गई वो तो। पपाया मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता, में ओव्यूल ज्यादा होते हैं। ओव्यूल से फिर सीड बन जाते हैं ना उसमें। डेफिनेशन में डिफरेंस हो गया ना बेटा जी, पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में। जब हम छोटे होते हैं ना बच्चे, तब हमें ऐसे बहला दिया जाता है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। छोटे होते थे तो बहुत सारी चीजों के लिए बेवकूफ बनाया जाता था ना, क्योंकि उस टाइम पे ये सब बताएंगे तो समझ नहीं आएगा ना, इसलिए। चलें आगे। चलें, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, की करें, न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप कितने होते हैं, दो मेम्ब्रेन होती है ना। एक न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो। मतलब क्या है, यूनिमेम्ब्रेनस या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोले, इंटर मेम्ब्रेन या फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस के चारों तरफ दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेस है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। और कितना होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, 10 to 50 नैनोमीटर। कितना होता है, 10 to 50 नैनोमीटर होता है क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब जो आउट दो मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से क्या बनता है, एक सेल ऑर्गेनल अराइज होता है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम। तो हम बोल सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन की सरफेस पे भी क्या हो सकते हैं? राइबोसोम हो सकते हैं। और इनर मेम्ब्रेन कहाँ है? न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन किधर है? न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। जहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होती हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर। किस जगह को कहेंगे? जहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों क्या हो रही है? फ्यूज हो रही है। न्यूक्लियर पोर का क्या काम होगा? एंट्री करवाता है और एग्जिट भी करवाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म से जो सब्सटेंसेज बने हैं उनको कहाँ भेजेगा? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म से जो सब्सटेंस है उनको कहाँ भेजेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। जैसे हमारे पास क्या बना? आरएनए बना, एमआरएनए बना। कहाँ बना? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन उससे प्रोटीन कहाँ बननी है? साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस से एमआरएनए कहाँ चला गया? साइटोप्लाज्म में चला गया। कहाँ चला गया? साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म से कोई प्रोटीन बनी है या फिर कुछ और मटेरियल बना है, उसको कहाँ जाना है? न्यूक्लियस में जाना है। तो वो किसके थ्रू जाएगा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा। आ गई बात समझ में? तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दो दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोल दिया? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कितना डायमीटर है इसका? 10 to 50 नैनोमीटर है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू विद RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या रहती है? अटैच रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो इस पे क्या होते हैं? इट कैन बियर राइबोसोम। में क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन किधर होती है? टुवर्ड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म। इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म। इनर मेम्ब्रेन किसकी तरफ होगी बेटा जी? न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ होगी। ठीक है ना, देखो फिर आगे लिखेंगे न्यूक्लियर पोर। आप आ जाए हो क्या बेटा? न्यू एडमिशन? क्या नाम है? नायरा? तो नायरा ही तो मैंने बोला। नायर, NAIRA। नायरा। ला। जो भी। नायला। क्या बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मतलब होता है बेटा जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब पढ़ नहीं रहे हो साथ साथ, है ना? इसीलिए RER की फुल फॉर्म पूछ रहे हो। पढ़ के नहीं आते हो ना? फिर किस लिए आते हो यहाँ पे? मैं कुछ नहीं बोलूँगी ना, कहेंगे मैम बोलती है मैं। चले आगे। न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? फ्यूज्ड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या है? प्लेस वेयर बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट फ्यूज्ड, कोल्ड क्लियर पोर।
तो हम क्या बोलेंगे, क्लियर पोर बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर पोर क्या करवाता है, इट हेल्प्स इन movement of ribosome, RNA, protein, etc. from nucleoplasm to cytoplasm, cytoplasm to cytoplasm and vice versa। और ऑपोजिट भी इसका क्या है, पॉसिबल है। पूरा लिखने से अच्छा नहीं लिख दे। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में भी करवाएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में भी क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा। हमेशा एमआरएनए थोड़े ना होता, जा सकता है ना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बाई साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा, अभी कहाँ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात कर रहे हो, अभी तो इंटरफेज में है न्यूक्लियस। वो जब डिवीजन होगा तब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियस तो क्या है, बड़ा है, मतलब न्यूक्लियस तो जैसा है वैसा है, लेकिन सेल जब ग्रोथ करेगी तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, ज्यादा। न्यूक्लियस तो जैसा था वैसा ही रहा, तो नीचे वाला जो ज्यादा हो जाता है तो सामने वाला क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होगा तब ये क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी, है ना। सेल डिवीजन ले आए अभी से तुम। चलें आगे। अब हम बात करें किसकी, न्यूक्लियोलस की। इसके अंदर क्या है बेटा जी, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किससे बना है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्या, सबसे पहले बताओ न्यूक्लियोलस क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो क्या होती है, डेट लाई इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कहाँ रहती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में रहती है। ठीक है, दूसरी बात, किससे बनी होती है न्यूक्लियोलस, आरआरएनए एंड प्रोटीन से। किससे बनी होती है, आरआरएनए एंड प्रोटीन से। आरआरएनए बोले तो राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बनी होगी क्या, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, प्रोटीन भी बनाता है और राइबोसोम भी बनाता है। ये क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम फिर किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, प्रोटीन फैक्ट्री। किसको, न्यूक्लियोलस को। अब मेरे को ये बताओ, कोई कोई सेल ऐसी है जो ज़्यादा प्रोटीन बना रही है, कोई सेल ऐसी है जो कम प्रोटीन बना रही है। तो इसके नंबर, न्यूक्लियोलस के नंबर कौन सी सेल में ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा प्रोटीन बना रही है या जो कम प्रोटीन बना रही है। इनकी फ़ोटो क्लिक कर लो, इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लो। ये ऐसे बैठी है, वो ऐसे बैठा है, क्या चल क्या रहा है बेटा क्लास में। हम्म, पढ़ तो नहीं रहे हो, एक ही बुक से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है फिर।
मतलब ये क्या करवाया जा रहा है यहाँ पे, पढ़ाया नहीं जा रहा क्या? तुम्हारा स्पेशल ध्यान रखने को कहा गया है ना? नहीं। और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या ही बोल लूँ अब मैं? अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, है ना, बोलूँगी तो। इधर देख लो बेटा, बाद में ब्रेक मिलेगा तुम्हें 15 मिनट का, है ना, उसमें जो करना है करना। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कहाँ रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, ये किससे बना है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। ये क्या काम करता है? राइबोसोम का सिंथेसिस करवाता है, और राइबोसोम बाद में क्या करवाता है? प्रोटीन बनवाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। अब मेरे को ये बताओ, जो सेल ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेगी उसमें न्यूक्लियोलस के नंबर ज़्यादा होंगे कि कम? ज़्यादा होंगे। और जो कम प्रोटीन सिंथेसिस करेगी उसमें न्यूक्लियोलस के नंबर क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम एंड प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम का सिंथेसिस करेगी, और किसका सिंथेसिस करेगी? प्रोटीन का भी सिंथेसिस करवाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। फिर इन cells that carried out active synthesis of protein, एक्टिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, उसमें क्या होगा? हैव फोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, या फिर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस। और जो कम करेगी उसमें कम हो जाएंगे, तो वो लिखवाना नहीं है ना। तो मतलब इसके नंबर डिपेंड करते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कितना हो रहा है। अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पे क्या होता है? न्यूक्लियोलस का नंबर डिपेंड करता है। न्यूक्लियोलस की बात हो गई। न्यूक्लियोलस के बाद में न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोलस होता है। क्रोमेटिन मटेरियल। चले बेटा। हाँ। नो मैम किसने बोला? नहीं लिखा क्या? चलो चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? क्रोमेटिन मटेरियल्स की। क्रोमेटिन मटेरियल किस किस से मिलके बना होता है? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और किससे बना होगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। पता है ना, एक्स्ट्रा पैकेजिंग के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो ये किससे कंपोज्ड होगा? कंपोज्ड ऑफ
मेन पार्ट इसमें क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या था अपने पास, हिस्टोन ओक्टामर। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये H1, पता है ना, ये कौन सा होता है, H1 होता है। और ये क्या है, हिस्टोन ओक्टामर है ना। हिस्टोन ओक्टामर में क्या होता है, H2A, H2B, H3 और H4, 8 होते हैं। और इसमें कौन रैप होता है, डीएनए ऐसे क्या किया होता है, रैप किया होता है, इसके ऊपर डीएनए ऐसे लिपटा होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ होता है। और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर, ये डीएनए लिंकर डीएनए है। ठीक है, और ये क्या है, दूसरी हिस्टोन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम, जिसमें क्या है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। और ये क्या है, दूसरा न्यूक्लियोसोम। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़े होते हैं ना। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े रहेंगे और जुड़ कर के क्या बनाएंगे, ऐसी सी स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसी सी, ऐसी सी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें क्या होगा, ये तो क्या है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, जो ग्रीन बनाया है वो मैंने क्या बनाया है, न्यूक्लियोसोम, और येलो क्या बनाया है, डीएनए। ठीक है, ये जो फाइबर बना है, इस फाइबर को हम क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर फिर क्या होगा, कंडेंस होगा। क्या होगा, कंडेंस होगा। जब ये कंडेंस होगा तो ये मटेरियल क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब ये कंडेंस हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे से बहुत सारी स्ट्रक्चर, ऐसी सी स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। ऐसी सी स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या होगा, और ज़्यादा कंडेंस होगा। क्रोमेटिड क्या होगा, और ज़्यादा कंडेंस होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ज़्यादा ही वो बना दिया, कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, हाँ, ऐसी स्ट्रक्चर बन गई जिसको हमने क्या बोल दिया बेटा, क्रोमोजोम बोल, क्या बोल दिया, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम किससे बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन क्या है इसमें ज़्यादा है। लेकिन ये जो पैकिंग है ना, इसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और कुछ अमाउंट में आरएनए भी होता है। तो ये क्रोमोजोम एक्चुअल में बना किससे है, उन्हीं से बना है। न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर क्या बनाएंगे, क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड क्या बनाएंगे, क्रोमोजोम बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्या हुआ वकार, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर इसको हमें देखना है, मतलब पैकेजिंग हो गई डीएनए की, तो कुछ रीजन ऐसा है जहाँ पे हाईली पैक्ड हो गया, कुछ रीजन ऐसा है जहाँ पे लूजली पैक्ड रहा है। ठीक है, उसको अगर हम देखेंगे स्टेन करके, तो जो हाईली पैक्ड रीजन है वो हमें कैसा दिखेगा, डार्क कलर का दिखेगा, और जो लूजली पैक है वो कैसा दिखेगा, लाइट कलर का दिखेगा। अब जो लूजली पैक्ड है उसको अनवाइंड अपन जल्दी कर सकते हैं ना, तो उसका रेप्लिकेशन आसानी से हो सकता है। ठीक है, रेप्लिकेशन आसानी से हो सकता है तो ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा। तो वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है यूक्रोमेटिन, और हेट्रोक्रोमेटिन नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैक है ना वो, तो उसको खोलने में दिक्कत आएगी। बोलो बेटा। हाँ हाँ, मैंने कब बोला कि ये इंटरफेज में हो रहा है, मैंने ऐसा बोला कि ये सब इंटरफेज में हो रहा है, वो मैंने ये बोला था कि न्यूक्लियस की स्टडी हम किस में करेंगे,
इंटरफेज में करेंगे, ठीक है। वो मैंने बोला कि न्यूक्लियस की स्टडी इंटरफेज में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ कि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना है, न्यूक्लियोसोम से बना है। फिर मैंने बोला कि ये कंडेंस होके क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, ये कंडेंस होके क्रोमेटिड बनाएगा, ये कंडेंस होके क्रोमोजोम बनाएगा। ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ना, ये भी नहीं बनते किसमें, इंटरफेज में। इंटरफेज में जो ये है बीड्स ऑन स्टिक क्रोमेटिन फाइबर, एक ऊन के गोले के जैसी स्ट्रक्चर है। जैसे जब ये मेटाफेज में एंटर हो जाएगा तब ये सारी चीजें सामने आएंगी। और ये वाली स्टेज कब मिलेगी, मेटाफेज में, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगी, प्रोफेज में मिलेगी, ठीक है। ये भी कहाँ मिलेगी, प्रोफेज में, समझे। तो मेरा यहाँ बताने का मतलब ये था कि क्रोमोजोम ऐसे बनता है, ठीक है। क्योंकि अभी अगला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रोमोजोम पढ़ने वाले हैं ना। पास हो गई मैं। चले आगे। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, क्रोमोजोम की। क्रोमोजोम बने कैसे हैं ये हम देख चुके हैं। क्रोमोजोम कैसे बने हैं ये हम देख चुके हैं। अब क्रोमोजोम में होता क्या क्या है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है प्राइमरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ, सेंट्रोमियर। और क्या होता है, एक ऐसी सी स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। और इसको भी क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। होता है ऐसा, ऐसा ही होता है ना, सही नहीं बना क्रोमोजोम। एक क्रोमेटिड ये हो गया, ठीक है, दूसरा क्रोमेटिड ये हो गया। दो क्रोमेटिड बनाऊंगे मैं। अब थोड़ा ठीक बना है, ठीक बना है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, सेंट्रोमियर, ठीक है। ये जो क्रोमोजोम में जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और ये क्या है, एक पूरा एक क्रोमेटिड है, ये क्या है, क्रोमेटिड है, ठीक है। सेंट्रोमियर के ऊपर जो पार्ट है ये क्या है, आर्म है। दो आर्म ऊपर की तरफ, दो आर्म नीचे की तरफ, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, आर्म्स। ये क्या है, आर्म्स है। एक ही क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड आपस में क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये मैंने एक ही क्रोमोजोम के क्रोमेटिड बनाया है, तो इसको मैं क्या बोल दूं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या हो गया ये, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और दो अलग अलग क्रोमोजोम है, जैसे मैंने एक क्रोमोजोम ये बना दिया, ठीक है, और एक क्रोमोजोम ये बना दिया, ठीक है। तो इस क्रोमोजोम का क्रोमेटिड और इस क्रोमोजोम का क्रोमेटिड क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अलग अलग क्रोमोजोम के क्रोमेटिड्स आपस में क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और एक ही क्रोमोजोम के क्रोमेटिड आपस में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। जहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर के पास में क्या होती है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। एक क्रोमोजोम के पास कितनी काइनेटोकोर, दो काइनेटोकोर। कितनी, दो। काइनेटोकोर क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नियर सेंट्रोमियर। अब इस पे क्या अटैच होता है, सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पे कौन अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या क्या होता है, यहाँ पे अटैच होता है, अटैच एट दिस साइट। इस साइट पे स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। कब अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे कौन सी स्टेज में, मेटाफेज में। कौन सी में, मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर बनता कौन सी स्टेज में, प्रोफेज में।
अभी अगला चैप्टर वही आने वाला है, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर है। क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में एक सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर डिस्क जैसी स्ट्रक्चर है, उसको काइनेटोकोर बोल रहा है। एक क्रोमोजोम के पास कितनी काइनेटोकोर? 2 काइनेटोकोर। कितनी? 2। ठीक है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? काइनेटोकोर से कौन अटैच होगा? स्पिंडल फाइबर। कब अटैच होंगे? मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, अब एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर, अलग अलग के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ऊपर वाली आर्म अपर आर्म, ये नीचे वाली आर्म, इसको बोल देते हैं पी आर्म, और इसको क्या बोल देते हैं? क्यू आर्म बोलते हैं। पी और क्यू आर्म का रेशियो भी क्या होता है? वेरी करता है। वो अभी हम पढ़ेंगे जब मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक पढ़ेंगे तब। अब कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसमें एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? नॉन स्टेनिंग रीजन होता है, जिसको अपन स्टेन नहीं कर सकते। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट रीजन। यहाँ बना दूँ? ये क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हमने क्या बोला? सैटेलाइट। क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है बेटा जी? नॉन स्टेनिंग रीजन। नॉन स्टेनिंग है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रिक्शन तो हम क्या बोल देते हैं? सैटेलाइट। अब जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट पाया जाता है तो हम क्या कहते हैं? सेट क्रोमोसोम। जिन क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? सैटेलाइट पाया जाता है, उन क्रोमोसोम का नाम क्या हो जाता है? सेट क्रोमोसोम। और अपनी बॉडी में कितने पेयर ऑफ सेट क्रोमोसोम होते हैं? 4 की 5? 5 पेयर ऑफ सेट क्रोमोसोम होते हैं। लिखा नहीं जाता लेकिन फिर भी बता दिया। वो बेटा अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं ना, तब बात करते हैं सैटेलाइट डीएनए की। आ जाएगा वो। जब डीएनए, डीएनए भी दो तरीके का होता है ना अपने पास, इंट्रॉन और एक्सोन, है ना। स्प्लिट जीन पाया जाता है अपने अंदर, इंट्रॉन एक्सोन पाया जाता है। ठीक है, बहुत कम पार्ट ऐसा होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, ज्यादातर पार्ट क्या होता है? नॉन इंफॉर्मेशन कंटेनिंग। उसी पे रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, रिपीटेटिव सीक्वेंस पे सैटेलाइट डीएनए होता है, अलग अलग पीक बनती है, वो अपन वहां पढ़ लेंगे पूरा। क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और यहाँ पे ये जो अनस्टेनिंग रीजन है ये क्या है? सैटेलाइट है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास में क्या है? सैटेलाइट प्रेजेंट है। एनसीईआरटी में देखो, डायग्राम देखो, जो वहां पे जो ऐसी लाइन सी बना रखी है उसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दे रखा है, फिर उसके ऊपर जो गोला सा बना रखा है वो क्या है? सैटेलाइट है। क्या बेटा? एग्जाम टेस्ट दिया होगा पिछली बार, टेस्ट में पेपर में आया होगा ऐसा कुछ। मैं बता रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ, थोड़ा विश्वास कर लो। हाँ, ये भी तो किसी इंसान ने ही बनाई होगी ना, और गलती इंसानों से ही होती है ना। चले आगे, इतनी बात समझ आई? अब देखो बेटा जी, ये जो सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है? सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे क्रोमोजोम कितने टाइप के? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। किसके बेस पे? ऑन द, क्या क्या बोले? कुछ बोले क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। On the basis of position of centromere, chromosomes are of, chromosomes are of following types.
क्रोमोसोम्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा? मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। दूसरा कौन सा? सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और तीसरा एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और चौथा टीलोसेंट्रिक। मेटा का मतलब एकदम से बीच में, सेंट्रोमियर क्या होगा? सेंटर में होगा। और दोनों आर्म क्या होंगी? इक्वल। सेंट्रोमियर कहाँ है? सेंटर में। छोटी बन गई ना नीचे वाले। सेंट्रोमियर कहाँ है बेटा जी? सेंटर में। सेंट्रोमियर इन सेंटर। तो क्या होगा? ये और ये आर्म क्या होगी? इक्वल। पी आर्म इक्वल टू क्यू आर्म। ठीक है, तो इनका रेशियो बोलोगे पी अपॉन क्यू तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। पी और क्यू आर्म का रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम एनाफेज स्टेज में यहाँ पे क्या जुड़ गया? स्पिंडल फाइबर जुड़ गया। स्पिंडल फाइबर अगर इसको मूव करवाएगा तो ये दोनों आर्म कैसी हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगे। और इस शेप को क्या बोलते हैं? ये वी शेप नहीं हो गई क्या? तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एनाफेज में कैसे दिखेंगे? वी शेप के दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? वी शेप के। जी नहीं, वी। अच्छा जी मैम, वी शेप के होते हैं ये। कैसे होते हैं? वी शेप के। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो सेंट्रोमियर है ना, जो सेंटर से थोड़ा क्या हो जाएगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली आर्म है ये क्या हो जाएंगी? थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। और ऊपर वाली आर्म थोड़ी थोड़ी छोटी बनानी है, ज़्यादा छोटी नहीं बनानी। ऊपर वाली आर्म क्या हो जाएंगी? थोड़ी छोटी हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या है? सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर कहाँ है? सेंट्रोमियर क्या है? अबव सेंटर, सेंटर से थोड़ा ऊपर है। तो अब क्या होगा? पी आर्म क्या हो गई? बड़ी की छोटी? छोटी। और क्यू आर्म क्या हो गई? बड़ी। तो पी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी शेप देखोगे तो कैसी आएगी? एल शेप आएगी। इन्वर्टेड क्यों लेके आ रहे हो बीच में? की शेप कैसी आएगी? एल शेप की आएगी। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर द। ये शेप कैसे देखेंगे? एनाफेज स्टेज जब होती है तो जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर क्या करता है? क्रोमोसोम को मूव करवाता है। क्रोमोसोम को मूव करवाएगा तो क्या होगा? उसका हेड पार्ट खींचेगा। ठीक है, हेड पार्ट खींचेगा तो जो आर्म है वो कैसी शेप में बेंड होती है, उस शेप से पता चल जाएगा कि शेप ऐसी है। और शेप की स्टडी कौन सी स्टेज में करते हैं? एनाफेज में करते हैं। हाँ, तो स्पिंडल फाइबर तो छोटे होते जाएंगे ना बाद में। और जो बाद में तो स्पिंडल फाइबर गायब भी हो जाएंगे। जब उनका काम होता है तभी बनते हैं ना। स्पिंडल फाइबर तो शॉर्ट होंगे। जब वो उसको खींचेगा तो छोटा होगा ना। पोल पे लेके जाएगा तो स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे। लेकिन प्लांट्स में ऐसा स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से गायब नहीं भी होते हैं, क्योंकि उनको क्या बनाना है? सेल प्लेट बनाना है ना, इसलिए। समझ आ गया कि शेप कैसे बनती है बेटा? क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? एक्रोसेंट्रिक में बताओ, टर्मिनल रीजन पे होता है या फिर नियर द टर्मिनल रीजन होता है? नियर द टर्मिनल रीजन क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर। तो एक आर्म बिल्कुल छोटी और एक आर्म बहुत बड़ी।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोमियर नियर टर्मिनल, सेंट्रोमियर कहाँ होता है, प्रेजेंट नियर टर्मिनल रीजन, नियर टर्मिनल रीजन। ठीक है, नियर टर्मिनल रीजन होगा तो क्या होगा बेटा जी, एक आर्म तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेशियो बहुत 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 ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, एक से। ठीक है, और शेप कैसी आएगी यहाँ पे, आई, हाँ जे शेप, कैसी शेप आएगी, जे शेप के, जे शेप का दिखेगा हमें क्रोमोसोम, कैसा दिखेगा, जे शेप का। और इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर कहाँ रहेगा, सेंट्रोमियर एट टर्मिनल, एट टर्मिनल, एट टर्मिनल रीजन। ठीक है, तो क्या होगा, वो तो एकदम से बिल्कुल ही नहीं रहेगी ना छोटी वाली आम, सिर्फ क्या रहेगी, बड़ी वाली आम रहेगी। ठीक है, ऐसा सा कुछ रहेगा, तो इसकी शेप कैसी आएगी, आई शेप आ जाएगी। ये कैसा आ जाएगा, आई शेप का आ जाएगा। तुम आज आए हो क्या क्लास में, हाँ आज ही आए हो ना, हाँ तभी मैं सोच रही हूँ इतने दिन मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछे, अच्छा लगता है जब क्वेश्चन। टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोमियर, कहते हैं। कितने मार्क्स थे तुम्हारे पिछली बार, हैं, और इसमें बॉटनी में, याद नहीं है, पिछला साल भी टीचर को टेस्ट करने में गुजार दिया था क्या, बेटा कोई यहाँ पे आया है ना, तो कुछ पढ़ के ही आया है, ऐसे तो आएगा, हैं, पहली बार ऑफलाइन किया है, हाँ फिर तो तरुण सर से पढ़े होंगे तो पक्का, हाँ हाँ, समझती हूँ। पता है बेटा, तभी तो ये साइटोप्लाज्मिक रेशियो यहाँ, वरना यहाँ क्या जरूरत थी, यहाँ कहाँ एनाफेज उनकी जरूरत पड़ती है, वो तो मुझे पता है। इसके निष्कर्ष से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं मेरा काम ईमानदारी से करती हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। ठीक है ना, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर मैं मेरे काम से सेटिस्फाई हूँ तो मतलब सही चल रहा है, अगर मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं कहीं गड़बड़ कर रही हूँ, है ना। और मुझे पता है मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ।
जानने की जरूरत नहीं है, ये चीज तुम खुद करके देख सकते हो, है ना, अप्लाई करके देख सकते हो, तो रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। फिर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना पढ़ के जाना है या फिर टीचर को जज करके जाना है ना, ये तुम पे डिपेंड करता है। चलें आगे, बनाओ बेटा। ऐसे ही यहाँ नहीं आए हैं ना, पता चल जाता है इंटेंशन की, कौन बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसने पूछा, इसका डाउट जायज था, इसको डाउट था तो इसने पूछा था। एक दो बच्चों ने और पूछा, उनका भी डाउट जायज था। हमारे डाउट नाजायज है क्योंकि तुम टेस्ट करने के लिए पूछ रहे हो। ये डाउट अच्छे थे तुम्हारे, मैं ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन वो तुम्हारे डाउट नहीं थे, वो तुम्हें पहले से पता था, पता था ना। अरे डांट नहीं रही हूं मैं, मैंने डांटा बेटा, कितना प्यार से तो बोल रही हूँ मैं कभी डांटती नहीं हूँ कभी देखा मेरे को डांटते हुए तुमने? मैंने आवाज बढ़ाई थोड़ी सी भी? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मैंने तो माइक भी, इसको डांटना नहीं कहते बेटा, इसको समझाना कहते हैं। मैं चाहती हूँ इसका सिलेक्शन हो, इसलिए। अरे मतलब सब मतलब सबका सिलेक्शन हो, सबका साथ सबका विकास, है ना, ये समझ आ गया? ठीक है, अब ये हमारा न्यूक्लियस खत्म हुआ। अब लास्ट टॉपिक बचता है अपना इस चैप्टर का, जिसका नाम क्या है? माइक्रो बॉडीज। क्या एक लाइन का है? माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड होती है या फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कब से होने लग गई? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जो किस में पाई जाती है? प्लांट्स में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। तो दो क्वेश्चन बन गए। माइक्रो बॉडीज, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यूनी मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, कैसी होती है? यूनी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। दूसरा, माइक्रो बॉडीज आर फाउंड इन प्लांट सेल, एनिमल सेल, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो माइक्रो बॉडीज क्या होती है? स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल, वेसाइकल्स होती हैं, तो क्या होती है? that bound by that bound by सिंगल मेम्ब्रेन। तो किससे बाउंड रहती है? सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है। और किसमें पाई जाती है? फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। एग्जाम्पल क्या है? प्रोक्सीसोम, स्फीरोसोम और प्रोक्सीसोम, स्फीरोसोम, फ्लाईओक्सीसोम। क्या बोलेंगे? फ्लाईओक्सीसोम। प्रोक्सीसोम तो सुना होगा ना तुमने, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में तो सारे ही होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट में कहाँ होता है प्रोक्सीसोम? एक प्रोसेस सुना होगा तुम लोगों ने, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? C3 प्लांट में होता है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सीसोम, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये बात एनसीईआरटी की है, तो मैं लिख देती हूँ। प्रोक्सीसोम किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन इसके साथ अलोंग विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, अलोंग विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के साथ मिलके ये क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। स्फीरोसोम क्या करता है?
वैसे है नहीं, लेकिन स्फीरोसोम को प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं, ये बात याद रख लेना। एक ही ऑल्सो नोन एज प्लांट लाइसोसोम, ऑल्सो नोन एज प्लांट लाइसोसोम क्यों बोलते हैं? लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, स्फीरोसोम में भी क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? प्लांट लाइसोसोम बोला जाता है। अब एक बात और, स्फीरोसोम में क्या होता है? लिपिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है, फैट का सिंथेसिस भी होता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इतना ही होता है। ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ है। अब तुम्हें इस चैप्टर में से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम है। कल नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। यस मैम। मेरे को ये बताओ, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कौन होता है? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। इनस फ्रूट फ्लाई कहाँ से? फ्रूट फ्लाई तो ड्रोसोफिला ही होती है। ब्रायोफाइट तो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम होते हैं बेटा। पी प्लांट पाइसम सेटाइवम होता है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया था। वो चेंज हो गया इसलिए बता रही हूँ, पहले किसी और को बोलते थे, अब किसी और को बोलते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं है कि ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं इसे। हिंदी वाली एनसीईआरटी ने लिखा है, इंग्लिश वाली ने लिखा ही नहीं है। पहले न्यूरोस्पोरा को बोलते थे, याद है? न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, क्योंकि फंजाई को पहले स्टार्टिंग में जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग कहाँ रखा था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट को कहाँ रखा, फंजाई को कहाँ रखा था? प्लांट में रखा था ना, जिसमें सेल वॉल होती है उसको प्लांट बोल देते हैं। तो इसीलिए न्यूरोस्पोरा किस में आता है? फंजाई में आता है। तो उसको क्या, उस पे एक्सपेरिमेंट होते थे तो उसको क्या बोल दिया जाता था? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, न्यूरोस्पोरा को। लेकिन वो प्लांट नहीं है, ये बाद में पता चला। तो जो नया वाला क्लासिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग अरेबिडोप्सिस थैलियाना, अरेबिडोप्सिस नाम सुना होगा ना? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दे रखा है अरेबिडोप्सिस। किस किस का डीएनए सीक्वेंस हो चुका है ह्यूमन के अलावा? वहां पे अरेबिडोप्सिस दे रखा है, ड्रोसोफिला दे रखा है। देखो, देखना जाके, दे रखा है ना? याद नहीं है? ऊपर के पेज में दे रखा है, जहाँ पे सीक्वेंस, वो जो डायग्राम बना रखा है ना एक औरत का और वो मशीन का, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग टैग वाले के ऊपर जो पैराग्राफ है वहां पे दे रखा है। क्या? क्या पूछ रहे हो? हाइट? नहीं समझ आ रहा क्या? चावल, हाँ, राइस भी है, राइस भी है, अरेबिडोप्सिस भी है, जिसको क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। और कौन सी मस्टर्ड बोलते हैं उसे? नहीं पता, नहीं है। कोई नहीं, इस चैप्टर के क्वेश्चन पूछो, ये मतलब अभी अपडेट हुआ था तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। एगेरिकस किसका एग्जाम्पल है? फंजाई का। तो इसमें क्या होगी? एब्सेंट, प्रेजेंट होगी, ठीक है। पेनिसिलियम किसका एग्जाम्पल है? फंजाई का। तो इसमें भी होगी क्योंकि यूकैरियोट है। और कौन है? नोस्टोक क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया किस में आता है? प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर एनवेलप क्या होती है? एब्सेंट होती है। वोल्वोक्स कौन है? ग्रीन एल्गी है। एल्गी में तो क्या किस में आता है? यूकैरियोट में। यूकैरियोट में तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और बोलो।
पहले तो ये देखो ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, यूकैरियोट है। सेल वॉल प्रोकैरियोट में किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। वोल्वोक्स ग्रीन एल्गी है तो किसकी बनेगी, सॉरी क्या बोला, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है तो किसकी बनेगी, सेलुलोज की बनी होगी। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में क्या है, सेम। किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। बताया था ना, यूनिवर्सल लेयर है, हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है। कंपोजिशन भी क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों में सेम हो गई ना, सेल मेम्ब्रेन ही आंसर है। बाकी जो भी होगा, क्या है अगला ऑप्शन, राइबोसोम दोनों में अलग अलग होता है। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन होगा ही ना बेटा अलग अलग, में न्यूक्लियोइड बनता है, अपने में न्यूक्लियोसोम होता है। और बोलो, दिल पे मत लेना। नाम क्या है तुम्हारा, आदित्य। नहीं, अच्छा दिमाग लियो बेटा, तो उसको पढ़ने में लगाओ, हो जाएगा, निकल जाओगे सिलेक्शन। वो देखो वकार, ये भी यही हरकत करता था पिछली बार। मेरे, इसने कभी सुना नहीं मेरे को ढंग से, कभी भी इसको लगता मैम ऐसे ही नहीं आ गई है, क्या ही पता होगा मैम को। फिर झूठा, कितनी डांट सुनी है तूने मेरे से। हाँ, और पूछो बेटा डाउट, जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है, डाउट पूछो डाउट पूछो, पूछ ही नहीं रहे हैं। तो कुछ टॉपिक जो नहीं समझ में आया हो वो पूछ लो, या फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं। क्रोमोजोम वाला कहाँ से, स्टार्टिंग से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ फॉलोइंग limits the movement of molecule when carrier mediate facilitated diffusion is involved। ये बोल रहा है कि कौन सा लिमिट है, कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन तो हो जाता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो क्या होगा, होगा तो वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन किसके थ्रू होगा, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होगा, इसलिए इसको क्या बोला, कैरियर मीडिएटेड, क्योंकि इसमें क्या काम आ रही है, कैरियर प्रोटीन। लेकिन ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पेसिव, तो एटीपी नहीं काम आएगी। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो ये दोनों इसकी लिमिट नहीं होंगे ना। आ गया समझ में। 37, हाँ। वो बस अपने जो है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है वो बस अपने लिए बना रहा है प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट है वो अपने लिए बना रहा है, लेकिन न्यूक्लियोलस तो सबके लिए बना रहा है ना। क्या साइटो राइबोसोम है, वो भी बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, लेकिन सेल को कितनी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है, बहुत सारी चाहिए होती है ना, तो वो भी बनाता। राइबोसोम किसने बनाया है, न्यूक्लियोलस ने ही तो बनाया है। और वो राइबोसोम क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। अगर राइबोसोम नहीं होता तो प्रोटीन बन पाती क्या, नहीं बन पाती ना। तो जिसको बनाया है न्यूक्लियोलस ने, वो प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलेंगे, उसी को तो बोलेंगे ना, फैक्ट्री तो उसी को बोलेंगे जिसने प्रोड्यूस किया है ना, जहाँ से बन के आया है। अब फैक्ट्री में बन रहे हैं माल, अब दुकानदार उसको बेच रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि वो फैक्ट्री दुकान एक फैक्ट्री बन गई। हाँ, क्रोमोजोम रिपीट करना था। हाँ, क्रोमोजोम क्या होता है बेटा जी, क्रोमोजोम किससे मिलके बना होता है, सबसे पहली बात,
डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से, आरएनए से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। फिर मैंने बोला कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या बनाता है, एक ऑक्टामर बनाता है, 4 प्रोटीन ऊपर 4 प्रोटीन नीचे, वो एक गोला बन जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, ऑक्टामर। और पास में एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं H1 हिस्टोन। उस जो गोला बना है ऑक्टामर जो है उसके ऊपर डीएनए क्या हो गया, रैप हो गया। बनाया मैंने वो डायग्राम जिसमें डीएनए को उसके ऊपर क्या कर दिया, रैप कर दिया। तो जो स्ट्रक्चर बनी उसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम। क्या बोला, न्यूक्लियोसोम। ऐसे बहुत सारी न्यूक्लियोसोम आपस में किससे लिंक थी, डीएनए से लिंक थी, लिंकर डीएनए से। ठीक है, तो ऐसे एक धागा है, धागे पे क्या बने हैं, छोटे छोटे गोले बने हैं। ठीक है, जैसे धागा है, उस धागा उस मतलब माला है, माला में क्या होता है, धागा होता है और मोती होते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स होते हैं, वैसी स्ट्रक्चर दिखती है ये। ठीक है, अब वो एक फाइबर बन गया, उसको हमने क्या बोल दिया, क्रोमेटिन फाइबर। अब वो पैक होगा, कंडेंस होगा, वो सारी जो न्यूक्लियोसोम है वो पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पास पास आना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो धागा थोड़ा क्या बन जाएगा, मोटा बन जाएगा। ठीक है, एक पतला सा धागा है, ठीक है, उसको तुम ऐसे समेटना स्टार्ट कर दो, ऐसे समेटना स्टार्ट किया तो वो धागा क्या बन गया, एक तो छोटा हो गया और क्या बन गया, मोटा हो गया, छोटा और मोटा बन गया, तो वो क्या हो गया, थिक हो गया। अब उसको क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन फाइबर बोल देंगे। अब उस धागे को क्या कर दो तुम, और ज्यादा कंडेंस कर दो, और ज्यादा कंडेंस कर दो, और ज्यादा मोटा बन जाएगा, और ज्यादा मोटा बना के उसके बीच में तुम क्या लगा दो, तो पिन आती है ना, वो लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, ये ना से दीवार पे टांगते हैं ना, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, तो उस धागे का एक पोर्शन इधर होगा, एक ऐसे होगा, तो एक को क्या बोल देंगे, क्रोमेटिड, दूसरे को भी क्रोमेटिड, और जो पिन लगाई है वो क्या हो गया, काइनेटोकोर। क्या हो गया, काइनेटोकोर। और बीच में जो कॉन्स्ट्रिक्शन बना, मतलब पिन लगाने की वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन बना वो क्या हो गया, सेंट्रोमियर। क्या हो गया, सेंट्रोमियर। समझ आ गई इतनी बात। तो ऊपर आम बनी, नीचे आम बनी, ऊपर वाले को बोला पी आम, नीचे वाले को बोला क्यू आम। ठीक है, अब जो पिन लगाई है वहां पे कौन अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। फिर क्या बोला कि उस पे एक मतलब जो टर्मिनल पार्ट है, उस टर्मिनल पार्ट पे क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पे कौन सा रीजन होता है, सैटेलाइट रीजन होता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो कहाँ पे है, एकदम से सेंटर पे है, सेंटर से थोड़ा ऊपर है, और ऊपर है, और ऊपर है। इसके बेस पे क्रोमोसोम कितने टाइप के, 4 टाइप के। अगर एकदम से सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेंट्रोमियर सेंटर में है, तो उसको क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। और दोनों आर्म क्या होंगे, इक्वल, तो शेप कैसी बनेगी, वी शेप। ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर चला गया तो क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक, तो कैसी शेप बनेगी, एल शेप। और एक थोड़ा और ऊपर चला गया, टर्मिनल रीजन पे चला गया, टीलोमेयर के पास चला गया, टर्मिनल रीजन को बोलते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर के पास चला गया तो एक आर्म तो बहुत बड़ी बनेगी, एक बहुत छोटी बनेगी, तो कैसी शेप, एल शेप। अब एकदम से ही एंड पे चला गया, एट द एंड, तो एक ही आर्म रह जाएगी, एक बिल्कुल नए के बराबर रहेगी, तो क्या हो जाएगा, आई शेप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाकी की चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अरे लाई थी मैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास 4 मिनट में नहीं होंगे, नेक्स्ट में ले आऊंगी मैं। बस तो कितने हैं, मेरे को इतनी सारी डिलीट करनी पड़ेंगी स्लाइड। डिलीट करनी है ना ये, हाँ, फिर कल दोबारा लेके आऊँ।